हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं सीए रोहित सेठी। आज के इस वीडियो में आपको रिवाइज करवाने वाला हूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28, दैट इज इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। और हमें जरूरत है इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को थोड़ा सा डिटेल्ड वर्जन में रिवाइज करने की। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरुआत करते हैं आज का ये वीडियो। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। और यहां पर हमें सबसे पहले मतलब समझना है कि इम्पेयरमेंट क्या होता है। तो बेसिकली इम्पेयरमेंट का मतलब होता है एक लॉस। कौन सा लॉस? जब आपका कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट, कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट यानी कि जो आपकी बुक्स में एसेट की वैल्यू है वो ज्यादा हो जाती है आपके रिकवरेबल अमाउंट से। बेसिकली जितना पैसा आप एसेट से अर्न कर सकते हैं या जितना पैसा आप एसेट से ले सकते हैं उससे ज्यादा आपने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर रखा है। अगर ऐसा है तो आपका जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को हम बोलेंगे इम्पेयरमेंट का लॉस, राइट। कुछ एसेट्स इसके स्कोप से बिल्कुल बाहर है, जैसे कि इन्वेंट्रीज इसके स्कोप में नहीं है, इन्वेस्टमेंट इसके स्कोप में नहीं है, डेफर्ड टैक्स एसेट इसके स्कोप में नहीं है। एएस 15 में जो आप प्लान एसेट्स करते हो वो इसके स्कोप में नहीं है। और अगर आपने कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट अभी आधा अधूरा है तो वो भी इसके स्कोप में नहीं है। देखा जाए तो एसेट की वैल्यू को रिड्यूस करना डेप्रिसिएशन भी होता है और एसेट की वैल्यू को रिड्यूस करना इंपेयरमेंट भी होता है। पर इंपेयरमेंट और डेप्रिसिएशन में क्या फर्क है? जो डेप्रिसिएशन लगता है उसका कारण होता है कि टाइम का पैसेज बीत गया, यानी कि इफ्लक्स ऑफ टाइम। वियर एंड टियर ऑफ एसेट यानी कि आप एसेट को यूज कर रहे हो, इस वजह से डेप्रिसिएशन लग गया। और उसके अलावा होता है रिप्लेसमेंट, यानी कि आप एक एसेट को रिप्लेस करके कुछ टाइम बाद आपको दूसरी एसेट लानी पड़ेगी, तो आपको रिप्लेसमेंट के लिए एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना पड़ता है। लेकिन इंपेयरमेंट की जो रीजंस होते हैं उसका रीजन में कुछ रीजंस इंटरनल सोर्सेज होते हैं और कुछ इसके एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं। बेसिकली ये इंपेयरमेंट के इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर्स का मतलब क्या हुआ कि अगर ये घंटी बज गई तो इसका मतलब आपको उस साल में इंपेयरमेंट रिकॉर्ड करना पड़ेगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर आपके पास एविडेंस है ऑब्सोलीन्स का, यानी कि जो आपकी एसेट है वो फिजिकली डैमेज हो चुकी है या फिर वो बिल्कुल खराब हो चुकी है, अब वो यूज में नहीं आ सकती है। दूसरा, अगर आपने अपने बिजनेस में कोई ऑपरेशन डिसकंटिन्यू कर दिया, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 की घंटी आप बजा चुके हैं। तीसरा, आपके पास एविडेंस अवेलेबल है कि जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं जो अब आपको मिलने चाहिए थे एसेट से, अब वो ज्यादा मिलने वाले नहीं है, वो बहुत कम है, आपके एक्सपेक्टेशन से बहुत कम ही मिलने वाले। ये हो गए आपके इंटरनल इंडिकेटर्स। इसके बाद बारी आती है एक्सटर्नल इंडिकेटर्स की। तो एक्सटर्नल इंडिकेटर कहते हैं मार्केट में उसकी वैल्यू गिर गई है या फिर कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस ऐसे आए हैं मार्केट में जिसकी वजह से आपकी एसेट के ऊपर एक एडवर्स इफेक्ट पड़ा है। सिग्निफिकेंट चेंजेस किसके साथ आया? एडवर्स इफेक्ट के साथ, चाहे वो मार्केट में आया, चाहे टेक्नोलॉजी में आया, चाहे इकोनॉमिकली आया, चाहे लीगली आया, किसी भी रीजन से आया। इसके बाद अगर मार्केट का इंटरेस्ट बदल चुका है, यानी कि आपकी एसेट की डिमांड पहले अच्छी थी पर अब मार्केट में आपकी एसेट की डिमांड ही नहीं है, मतलब अगर आप बेचने जाओगे तो आपके इन्वेस्टमेंट को, एसेट को बेचकर आपको कुछ मिलना ही नहीं है, तो इन दैट केस चेंज इन मार्केट इंटरेस्ट रेट, अगर कोई भी चेंज आया तो यहां पर आपको देखना पड़ेगा। और बेटा इसके बाद है डिस्काउंटिंग रेट में, अगर आपको कोई भी चेंज आया। डिस्काउंटिंग रेट का मतलब यह है कि हम जो भी एसेट्स रिकॉर्ड करते हैं, जो भी हम वैल्यू इन यूज निकालते हैं, वो वैल्यू इन यूज हम निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू पे। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर में अगर कोई चेंज आ गया तो हमारे को वहां पे भी चेंजेस करने पड़ेंगे, राइट। बेटा इसके बाद इंपेयरमेंट लॉस की बात करी जाए तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा। इंपेयरमेंट लॉस का फॉर्मूला होता है कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट। यहां पर कैरिंग अमाउंट है जो आपकी बुक्स में रिकॉर्डेड है, यानी कि आपकी कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और अगर हम बात करें रिकवरेबल अमाउंट, तो रिकवरेबल अमाउंट होता है हायर ऑफ वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस, विच एवर इज हायर। हायर बोल रहे हैं तो मतलब ये होगा कि वैल्यू इन यूज या नेट सेलिंग प्राइस, जो भी दोनों में से ज्यादा होगा वो आपकी बन जाएगी रिकवरेबल अमाउंट। चलिए बात करते हैं व्हाट इज वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज का मतलब ये होता है कि अगर आज आप इस एसेट्स को यूज करना शुरू कर देते हैं और आप इस एसेट को यूज करते रहते हैं तो फ्यूचर में आपको कितने कैश फ्लोज होने वाले हैं उन सबकी प्रेजेंट वैल्यू। इन शॉर्ट सीधी सीधी बात है, वैल्यू इन यूज का मतलब है एग्रीगेट अमाउंट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो जो आपको अराइज होंगे इस एसेट को यूज करके, राइट। इसके बाद बारी आती है नेट सेलिंग प्राइस। तो नेट सेलिंग प्राइस का मतलब ये होता है कि आज ये एसेट अगर आप यूज करना बंद कर देते हो और इसको बेच देते हैं तो बाहर मार्केट में कितने की बिकेगी और बेचने पर आपको क्या कॉस्ट खर्चनी पड़ेगी, यानी कि क्या ब्रोकरेज देनी पड़ेगी या किसी भी तरीके का अगर खर्चा करना है तो उसमें से माइनस हो जाएगा, जैसे कि हम एनआरवीज में से माइनस करते हैं। यहां पर आपको एक बात याद रखनी है कि ये आर्म लेंथ प्राइस पे होनी चाहिए। आर्म लेंथ प्राइस का मतलब ये होता है कि टू और मोर नॉलेजेबल पार्टी होनी चाहिए, अनरिलेटेड पार्टी होनी चाहिए, दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, इंटेंशन होनी चाहिए ट्रांजैक्शन करने की, और प्राइस जो होना चाहिए वो नेगोशिएटेड नहीं होना चाहिए विद रेफरेंस टू एनी अनरिलेटेड आइटम, यानी कि कोई भी आइटम अगर उससे रिलेटेड नहीं है उससे नेगोशिएटेड प्राइस नहीं होना चाहिए। एक सिंपल सी बात है ये। मुद्दा यह आता है कि नेट सेलिंग प्राइस निकालना कैसे है। तो नेट सेलिंग प्राइस निकालने के लिए आप सबसे पहले ये देखिए कि क्या आपने सेलिंग प्राइस बेचने के लिए, क्या बेचने के लिए आपने कोई सेल एग्रीमेंट कर दिया है, नहीं कर दिया। अगर आपने सेल एग्रीमेंट कर दिया तो जिस प्राइस पे आप बेच रहे हैं वो आपका एनएसपी बन जाएगा। अगर आपने सेल एग्रीमेंट नहीं किया तो आप ये देखो क्या ये एसेट मार्केट में ट्रेड होती है नहीं होती। अगर ये एसेट मार्केट में एक्टिवली ट्रेड हो रही है तो लेटेस्ट बिड प्राइस ले लीजिए आप। और अगर ये एसेट मार्केट में एक्टिवली ट्रेडेड नहीं है तो आप ये देखो कि नॉर्मली भी ट्रेडेड है या नहीं है।
अगर नॉर्मली ट्रेडेड है तो लास्ट ट्रांजैक्शन का जो प्राइस हुआ था उसको एडजस्ट करके आप अपना एनएसपी मान लीजिए, और अगर ये एक्टिवली मार्केट में ट्रेड ही नहीं हो रही है तो फिर ये एक एक्सेप्शन हो गया, यानी कि यहां पर आपको वैल्यू इन यूज ही लेना पड़ेगा, नेट सेलिंग प्राइस कैलकुलेट नहीं हो सकता, राइट। इसके बाद आपको क्या समझना है, वैल्यू इन यूज कैसे निकालनी है। वैल्यू इन यूज का मतलब ये होगा कि अगर आप इस एसेट को कंटिन्यू करते हैं यूज करना, तो आपको फ्यूचर में कितने कैश फ्लो होने वाले हैं, तो यूज करके आपको जो भी कैश फ्लो होंगे आपको वो लेने हैं, उनकी क्या लेनी है, प्रेजेंट वैल्यू। इसके बाद दूसरी चीज, मान लो आप 5 साल यूज करते हैं और 5 साल बाद बेचने का सोचते हैं, तो जब आप 5 साल बाद बेचने का सोचेंगे इसे, तब वो कितने की बिकेगी, आपको उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू यहां पर लेनी पड़ेगी। इसके बाद आपको डिस्काउंट रेट चाहिए होगा, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हम हमेशा कौन सा रेट चाहिए होता है, डिस्काउंट रेट चाहिए होता है। अब कैश फ्लो फ्रॉम यूज में आपको यह ध्यान रखना है कि सिर्फ इनफ्लो नहीं होते, आउटफ्लो भी होते हैं कभी कभी, यानी कि अगर आप इसे यूज करेंगे तो इसके ऊपर खर्चा भी करना पड़ेगा आपको रिपेयर्स का, तो इनफ्लो में से आपको आउटफ्लो माइनस करके लेना है, उसके बाद आप निकालेंगे। अब मुद्दा ये आता है ये इनफ्लो और आउटफ्लो हम कैसे निकालेंगे, तो हमने नहीं निकालना, ये बात हम मैनेजमेंट से पूछेंगे, मैनेजमेंट आप बताओ हमारे को कि फ्यूचर में इस एसेट को यूज करके कितने वैल्यूज आने वाली है, उसके बेसिस पर हम इंप्रेमेंट लॉस निकाल देंगे। बेटा यहां पर जो आपको डिस्काउंटिंग रेट लेना है, वो डिस्काउंटिंग रेट जो लेना है आपको रिस्क फ्री टैक्स प्री टैक्स रेट लेना है, यानी कि आपको डिस्काउंटिंग रेट बताया हुआ साफ साफ, कौन सा डिस्काउंटिंग रेट लेना है आपको, रिस्क फ्री प्री टैक्स रेट, राइट। इसके बाद रिकवरेबल अमाउंट में निकालने की कुछ एग्जम्पशंस है, एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन ये कहती है कि अगर नेट सेलिंग प्राइस नहीं निकल सकता तो फिर वैल्यू इन यूज ही आपका रिकवरेबल अमाउंट हो जाएगा, सोचने वाली बात ही नहीं है। और नेट सेलिंग प्राइस क्यों नहीं निकल सकता, ये अभी हम ऊपर पढ़ कर आए हैं। और अगर मान लीजिए कि हमारे पास रीजन टू बिलीव है कि मैं चाहे से जितना भी यूज कर लूं ये नेट सेलिंग प्राइस से कम ही होगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका रिकवरेबल अमाउंट जो है वो नेट सेलिंग प्राइस के इक्वल हो जाएगा, राइट। बेटा यहां पर आपको कैश फ्लो निकालते समय कुछ चीजें बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करनी, यानी कि जो आप वैल्यू इन यूज निकालोगे, वैल्यू इन यूज के लिए आपको कैश इनफ्लोस चाहिए, इनफ्लोस या आउटफ्लोस निकालते समय आपको ये चीजें बिल्कुल इंक्लूड नहीं करनी। सबसे पहला टैक्सेस इंक्लूड नहीं करने, आपको कोई भी फाइनेंस कॉस्ट इंक्लूड नहीं करनी, आपको कोई भी एबनॉर्मल लॉस इंक्लूड नहीं करना। अगर उस एसेट के ऊपर आपको फ्यूचर में कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि उसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कोई खर्चा करना पड़ेगा तो वो भी इंक्लूड नहीं करना, और एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस भी आपको इंक्लूड नहीं करने। बेसिकली हम ये जानना चाहते हैं कि एसेट को अगर हम एज इट इज कंडीशन में यूज करते हैं तो हमारे को कितना पैसा जनरेट करके दे देगी एसेट, उसी को बोला जाता है वैल्यू इन यूज, राइट। बेटा यहां पर आपको इंपेयरमेंट लॉस को रिकॉग्नाइज कैसे करना है। इंपेयरमेंट लॉस अगर आप रिकॉग्नाइज करते हैं तो लॉस को डेबिट करेंगे, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट हो जाएगा, और क्योंकि उससे एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो एसेट का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और इंपेयरमेंट को हम चार्ज करेंगे पहले रीवैल्यूएशन से, अगर आपके पास रीवैल्यूएशन रिजर्व पड़ा है तो पहले आप उसे रीवैल्यूएशन रिजर्व से चार्ज करेंगे, उसके बाद बचा हुआ पीएनएल अकाउंट से चार्ज करेंगे। इसका मतलब अगर आपने इस एसेट को पहले कभी अपवर्ड रिवैल्यू किया था अकॉर्डिंग टू AS 10, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसे रिवैल्यूएशन रिजर्व से चार्ज करेंगे, और अगर आपके पास रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं है तो फिर आप डायरेक्टली कहां से चार्ज कर देंगे, पीएनएल से। एक बात और याद रखनी है, इंपेयरमेंट लगाने के बाद आपकी एसेट की जो भी कॉस्ट आएगी, इंपेयरमेंट लगाने के बाद आपके एसेट का जो भी कैरिंग अमाउंट आएगा, अगले साल से डेप्रिसिएशन उसी वैल्यू पे लगेगा, यानी कि अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो आपका लगेगा कैरिंग अमाउंट के ऊपर, जो भी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ में बच जाएगा। बेटा इसके बाद आपको समझना है केस टू कैश जनरेटिंग यूनिट्स। कैश जनरेटिंग यूनिट का मतलब ये होता है, मान लीजिए मशीन ए और मशीन बी, ये दोनों अलग अलग प्रोडक्ट नहीं बनाकर दे रही, पहले प्रोडक्ट मशीन ए में जाता है, मशीन ए से मशीन बी में जाता है, और फिर मशीन बी से बाहर निकल कर आता है। अब मुद्दा यह है कि मशीन ए और मशीन बी का अलग अलग वैल्यू इन यूज नहीं निकल सकता। क्यों नहीं निकल सकता अलग अलग वैल्यू इन यूज, क्योंकि ये और ये मिलकर इतना इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करके दे रहे, दोनों अलग अलग जनरेट करके नहीं दे रहे। तो यहां पर आपको क्या समझना है कि अगर कभी ऐसा आपके पास होता है कि कैश जनरेटिंग यूनिट जो है वो आपको इकट्ठा वैल्यू इन यूज जनरेट करके देनी है, तो आपको उस केस में जो वैल्यू इन यूज है वो एलोकेट करना है अपने हर एसेट में ऑन रीजनेबल बेसिस, और यहां पर रीजनेबल बेसिस है उनके रेशियो ऑफ कैरिंग अमाउंट। मतलब आप क्या करिए, आप टोटल वैल्यू इन यूज निकाल लीजिए, टोटल वैल्यू इन यूज निकालने के बाद जो दोनों आपकी मशीन्स है उनके कैरिंग अमाउंट में आप अपने वैल्यू इन यूज को डिवाइड कर सकते हैं, राइट। अगर आपको वैल्यू इन यूज फॉरेन करेंसी में दे रखा है, यानी कि आपकी एसेट इंडिया में नहीं पड़ी, आपकी एसेट बाहर पड़ी है, और वहां पर वो आपको वैल्यू इन यूज यानी कि इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करके देगी, और वो इकोनॉमिक बेनिफिट्स आपको फॉरेन में जनरेट हो रहे हैं, तो सबसे पहले आप वैल्यू इन यूज को फॉरेन में कैलकुलेट कर लीजिए, यानी कि आप वहीं का डिस्काउंटिंग फैक्टर लें, आप वहीं के इनफ्लोज लें, आप वहीं के ईयर्स लें, और उसके हिसाब से वैल्यू इन यूज डाउनलोड नहीं कैलकुलेट कर लीजिए, और फिर वो वैल्यू इन यूज को आप करंट अपनी करेंसी में ट्रांसलेट कर लीजिए। ट्रांसलेट करना है आपने कौन से रेट पे, आपने ट्रांसलेट करना है उसको क्लोजिंग रेट पे। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या समझना है, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट। रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट का मतलब यह हुआ कि मान लीजिए आपने इस बार इंपेयरमेंट लगा दिया,
बाद में जाके डेप्रिसिएशन करते 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 बाद में आपको रियलाइज हुआ कि यार इंपेयरमेंट तो लगना ही नहीं चाहिए था, इंपेयरमेंट को रिवर्स करना है, यानी कि आपकी एसेट की वैल्यू मार्केट में सुधर गई है। अब आप इंपेयरमेंट को रिवर्स करना चाहते हैं तो आप इंपेयरमेंट मैक्सिमम उतना रिवर्स कर सकते हैं जितना इंपेयरमेंट आपने चार्ज किया था। यानी कि आपने क्या करना है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपए की आपकी मशीन थी, उसमें आपने 30 रुपए का इंपेयरमेंट लॉस चार्ज किया था और आप 70 की आपकी हो गई, यानी कि 14 का उसके बाद डेप्रिसिएशन लगाया, आज उसकी वैल्यू हो गई है 42। इसका मतलब आप रिवर्स करना चाहते हैं लेट से सिर्फ 20, तो 20 रिवर्स करना चाहते हैं, मतलब आप 10 अभी भी चार्ज करना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से आपका कैरिंग अमाउंट आएगा 54। मतलब 30 के हिसाब से आपका कैरिंग अमाउंट था 42 और 10 के हिसाब से आपका कैरिंग अमाउंट है 54, दोनों में डिफरेंस है 12 का। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप 20 रिवर्स नहीं कर सकते, आप रिवर्स सिर्फ कितना कर सकते हैं 12, क्योंकि 20 के ऊपर ऑलरेडी 2 बार डेप्रिसिएशन लग चुका है। तो इन शॉर्ट सीधी सीधी बात यह, कैरिंग अमाउंट में जितना डिफरेंस है आप सिर्फ उतना ही रिवर्स कर सकते हो। और कैरिंग अमाउंट कैसे निकालेंगे, एक बार इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करके और एक बार इंपेयरमेंट लॉस बिना रिकॉर्ड करें, राइट। इसके बाद अगर आपका रिकवरेबल अमाउंट नेगेटिव में आ जाता है, रिकवरेबल अमाउंट नेगेटिव में आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकवरेबल अमाउंट, आपका वैल्यू इन यूज निकल नहीं सकता और नेट सेलिंग प्राइस यानी कि इस एसेट को बाहर बेचने के पैसे नहीं मिलेंगे, बल्कि आपको इसको बेचने के पैसे खर्चने पड़ेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि आपका नेट सेलिंग प्राइस जो है वो नेगेटिव में आ रहा है, तो आपका रिकवरेबल अमाउंट भी नेगेटिव में आ जाएगा। इसका मतलब आपका जो इंपेयरमेंट का लॉस है वो आपके कैरिंग अमाउंट से भी ज्यादा हो गया। इसका मतलब जिस वैल्यू में आपने अपनी बुक्स को रिकॉर्ड किया हुआ है, लेट से आपने मशीन को रिकॉर्ड किया हुआ 1 लाख, पर आपका इंपेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करके आ रहा है 1,10,000, तो इसका मतलब आपको 10,000 रुपए का एक प्रोविजन बनाना पड़ेगा कि फ्यूचर में आपको ये 10,000 रुपए खर्चने पड़ेंगे टू डिस्पोज ऑफ द एसेट, यानी कि प्रोविजन फॉर डिस्पोजल का आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा। तो बेटा ये है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28, जिसको मैंने एक बहुत डिटेल्ड वर्जन में आपके साथ डिस्कस किया है। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट बच्चे आपको पता है आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपको सब्सक्राइब करना है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।